हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारा अनसॉल्व्ड और क्वेश्चन बैंक है। हम लोग इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो उसके आगे की चैप्टर यानी कि जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो फटाफट सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं। फिर हम लोग क्लास को एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करें। और इसके पीछे हमारा दो चैप्टर हो चुका है, जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक चरण और दूसरा है मानव चरण। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने उस क्लास को नहीं देखा होगा, आप लोग इसी चैनल पे क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे देश में जननिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आरंभ हुए। यानी हमारे देश में है ना, जो हमारा भारत देश है, तो हमारे देश में जननिक रूप से, ठीक है, हमारे देश में किसके लिए? जननिक रूप से स्वस्थ समाज के लिए। ठीक है, हमारे देश में जननिक रूप से और स्वस्थ समाज के लिए, किसके लिए? स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आरंभ हुए। तो 1951 में या 1916 में, 1980 में या 1989 में। तो बताइए किसमें ये प्रयास किए गए थे, यानी कि सबसे पहले ये प्रारंभ कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि 1951 में। ठीक है, यानी कि हमारे देश में जननिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए, यानी कि हमारा जो समाज है, वो हमारा समाज जो जन स्तर पे क्या हो, स्वस्थ हो, अच्छा हो, इसके लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था, जो कार्यक्रम की आरंभ की गई थी, वो 1951 में आरंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, किसी समष्टि में बढ़ती हुई शिशु मृत्यु दर यानी IMR व घटी हुई मातृ मृत्यु दर यानी MMR इसे कैसे प्रभावित करेगी? यानी कि किसी समष्टि में बढ़ती हुई शिशु मृत्यु दर व घटी मातृ मृत्यु दर इसे कैसे प्रभावित करेगी? वृद्धि दर में तीव्र बढ़ोतरी करेगी, या वृद्धि दर में कमी लाएगी, या वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन लाएगी, या जनसंख्या विस्फोट का कारण बनेगी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पे जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है कि वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी। यानी कि जो वृद्धि दर है, उस वृद्धि दर में जो उल्लेखनीय परिवर्तन होता है वो उसको नहीं लाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपान कराने वाली माताएं सामान्यतः गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, क्योंकि? यानी कोई भी एक ऐसी महिला है, एक स्तनपान कराने वाली, यानी कि जो एक महिला है जो अपने बच्चे को मिल्क पिला रही है, दुग्ध पिला रही है, वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, यानी कि वो गर्भवती यानी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्योंकि क्या रीजन होता है? तो पहला है गोनाडोट्रोपिन का संदमन होता है, या गोनाडोट्रोपिन का अतिस्राव होता है, युग्मक परिवहन का संदमन होता है, या निषेचन प्रक्रिया का संदमन होता है। तो बताइए क्या होता है? थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे थर्ड का जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही है कि गोनाडोट्रोपिन का संदमन होता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? जो गोनाडोट्रोपिन है, तो गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स है, यहाँ पे इसका क्या होता है? संदमन होता है। इसीलिए स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती है, वो सामान्यतः गर्भधारण नहीं कर पाती है, यानी कि जब तक वो स्तनपान कराती। लेकिन ये कोई निहित नहीं है ना, ये उसको हम अस्थाई नहीं कह सकते, ये अस्थाई क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हार्मोनल गोली का एक घटक है। यहाँ पे हार्मोनल गोली का एक घटक, यानी कि जो हार्मोन से बनी हुई गोली होती है, उसका एक घटक है। LH है, प्रोजेस्टेरॉन है, FSH है, या थायरॉक्सिन है। तो इनमें हार्मोनल गोली का एक घटक है। कौन से इसमें हार्मोनल गोली का घटक है? LH, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, थायरॉक्सिन। तो होता है क्या? प्रोजेस्टेरॉन होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन से ही जो हमारी मालाडी और सहेली जो मेडिसिन बनाई जाती है, जो क्या है, मुख से ली जाने वाली गर्भ निरोधक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए यौन संचारित रोग में से उस रोग की पहचान कीजिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता। यानी कि इनमें से आपके यौन संचारित यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन ये यौन संचारित रोग है ना, ये यौन संचारित रोग है, लेकिन ये हमारी जो लैंगिक अंग है ना, जो हमारा लैंगिक अंग होता है, उस लैंगिक अंग को प्रभावित नहीं करता। तो सिफिलिस है, एड्स है, सुजाक यानी गोनेरिया है, या लैंगिक मत्स्य है। तो नीचे दिए गए यौन संचारित रोगों में से उस रोग की पहचान कीजिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को ही प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे एड्स होता है। देखो एड्स तो है, जो एड्स है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। एड्स जो होता है ये
लैंगिक यौन संपर्क द्वारा या यौन क्रिया द्वारा या लैंगिक संपर्क द्वारा फैलता है, लेकिन इसमें हमारा जो जनन अंग होता है वो प्रभावित नहीं होता, बल्कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र यानी जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित यानी इंजेक्ट कर दिया जाता है वो कहलाता है GIFT, ZIFT, ICSI या ET। तो क्या कहा जाता है, यानी सहायक ART के द्वारा ये जो तकनीक है जिसमें अंडाणु को सीधे, जिसमें शुक्राणु को सीधे यानी शुक्राणु को सीधे किसमें अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाए, है ना, अंतःक्षेपित कर दिया जाए यानी कि प्रविष्ट करा दिया जाए, तो वो क्या होता है, तो होता है ICSI यानी इंसेमिनेशन इन साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, स्पर्म इंजेक्शन। ओके, ये होता है। नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है एमनियॉन का, एमनियोटिक द्रव्य का, प्रोटीन के अमीनो अम्ल का, ये ए और बी दोनों का। तो प्रोटीन संश्लेषण द्वारा यानी कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, यानी कि ये जो एमनियोसेंटेसिस की क्रिया होती है और इस एमनियोसेंटेसिस के द्वारा विश्लेषण होता है, किसका होता है, एमनियॉन का होता है, प्रोटीन के अमीनो अम्ल का होता है, अमनियोटिक द्रव्य का होता है, या ए और बी दोनों का होता है। तो बताइए, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है एमनियॉन का, प्रोटीन के अमीनो अम्ल का, एमनियोटिक द्रव्य का, या ए और बी दोनों का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि एमनियोटिक द्रव्य का, क्योंकि जो भ्रूण होता है वो एमनियॉन के गुहा में प्रेजेंट होता है और उसमें भरा होता है एमनियोटिक द्रव्य, और इसी में हमारे भ्रूण होते हैं, और इसी एमनियोटिक द्रव्य को इंजेक्शन के थ्रू उसका विश्लेषण किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि जो भ्रूण है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, उपापचय क्रिया ठीक है कि नहीं है, और इसके साथ साथ इसके लिंग का भी पता चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। ये जो एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है मस्तिष्क की बीमारी जांच करने की, भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की, या हृदय में किसी बीमारी के निर्धारण की, या ए और बी दोनों, ए और सी दोनों। तो बताइए, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। ये जो एमनियोसेंटेसिस होती है ये कैसी प्रक्रिया है? एमनियोसेंटेसिस यानी एमनियोसेंटेसिस को हम कहते हैं उल्लोभेदन। तो ये कैसी प्रक्रिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की, यानी कि जो माँ के गर्भ में बच्चा है, जो माँ के गर्भ में बच्चा है और उस बच्चे में कोई भी डिसऑर्डर तो नहीं है, उसके डिसऑर्डर को समझने के लिए, आनुवंशिक बीमारी को जानने के लिए, लिंक को जानने के लिए ये एमनियोसेंटेसिस क्रिया की जाती है। ठीक है, उसके एमनियोटिक द्रव्य को लेके। नेक्स्ट, कापटी का क्या कार्य है? युग्मनज निर्माण को रोकना, गर्भधारण को रोकता है, या निषेचन को रोकना, या उत्परिवर्तन की जांच करना। तो कापटी का कार्य है, यहाँ पे जो कापटी है, कापटी का कार्य क्या होता है? कापटी का कार्य है, कापटी का क्या कार्य होगा? तो यहाँ पे कापटी का कार्य होगा निषेचन को रोकना। ठीक है, यानी कापटी ये एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो गर्भाशय में यूज की जाती है, इसकी वजह से गर्भधारण यानी कि फर्टिलाइजेशन को, यानी शुक्राणु अंडाणु के फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कापटी किसे रोकता है? अंडे की परिपक्व, निषेचन, अंडोत्सर्ग, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे 10वीं का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि निषेचन को। ठीक है, क्या करता है? निषेचन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? गर्भ निरोधक गोली में, जो गर्भ निरोधक गोली यानी कि जो मालाडी और सहेली जो मेडिसिन ली जाती है, तो उनमें जो मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? विदलन के रोकने के लिए, अंडोत्सर्ग के रोकने के लिए, निषेचन को रोकने के लिए, या ए और सी दोनों के लिए। तो बताइए किसके लिए होता है? तो जो मालाडी है ना, मालाडी हो गया, मालाडी, और जो सहेली गोली है, सहेली नामक जो ये दोनों मेडिसिन है, ये अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होती है। कि ये मेडिसिन इसलिए ली जाती है कि अंडे का निर्माण तो हो, अंडा बन रहा है लेकिन उस अंडे का क्या हो? निषेचन ना हो। ठीक है, अंडा बने लेकिन उस जो एग है उस एग का क्या ना हो पाए? निषेचन ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है। एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में, यानी कोई एक शुक्राणु है और उसको सीधे अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बताइए, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है, ईटी है, आईसीएसआई है, जीआईएफटी है, या जेडआईएफटी है। तो 12 का क्या होगा? 12 का क्या होगा बेटा? बताओ बताओ बताओ। तो यहाँ पे होगा आईसीएसआई, यानी कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि क्या होती है? आईसीएसआई।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है? जो जननांग का मस्सा है निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस ए, हर्पिस विषाणु, ट्राइकोमोनास या पैपिलोमा विषाणु। तो बताइए जननांग मस्सा निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? जो जननांग का मस्सा होता है इनमें से कौन सा ऐसा विषाणु है जिसकी वजह से जननांग का मस्सा हो जाता है? तो पैपिलोमा विषाणु यानी कि पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। अब आप बोलोगे कि मैम इतना फास्ट कर रही हो ना, क्योंकि फास्ट करने का मतलब कि अब आपको अपने समय को बचाने यानी कि कम समय में ज़्यादा करने, हैबिट को बनाने की आपको समझ में आ पाए, है ना। लिखने की प्रैक्टिस फास्ट करनी है। अब जितना फास्ट करोगे इतना अब आपके पास समय नहीं है कि आप स्लो 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 करते जाओ, क्योंकि अब तक आपने यही किया, अब तक आपने यही स्लो वाला ही काम किया, लेकिन अब आपको स्लो वाला काम नहीं करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सोटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है तो अधिवृषण में, शुक्रवाहिनी में, मादा जनन मार्ग में या वृषण जालिका में। तो कैप्सोटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है अधिवृषण में, मादा जनन मार्ग में, शुक्रवाहिनी में, वृषण जालिका में। तो जितने भी बच्चे का आंसर आ रहा है मादा जनन मार्ग यानी कि बी में, बिल्कुल सही कि जो कैप्सोटेशन एक नेचुरल क्रिया है। कैप्सोटेशन क्या होती है? एक नेचुरल क्रिया होती है जो मादा जनन मार्ग में होती है ना, यानी कि जो मादा का जनन मार्ग है ना, जेनेटल वे यानी जो रास्ता है उसमें ये कैप्सोटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननांग समस्या किन के द्वारा फैलने वाला स्टडी है? तो हेपेटाइटिस ए, हर्पिस विषाणु, पैपिलोमा विषाणु, ट्राइकोमोनास। तो आप वही है भाई कि जननांग जो मस्सा है वो पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, तो ये तो रहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ कि क्या क्या आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, किसी यौन संचारित रोग का नाम लिखें एवं उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन करें। किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखें एवं उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन करें। तो देखो, अब आप किसी भी एक यौन संचारित रोग का नाम लिख सकते हो। तो अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? जैसे सुजाक। ठीक है, जैसे सुजाक। तो अगर किसी एक यौन संचारित रोग के नाम की बात करें तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर में जैसे क्या हो सकता है? सुजाक हो सकता है। ठीक है, सुजाक को हम क्या कहते हैं? गुनेरिया भी कहते हैं। ध्यान देना, इसका नाम है गुनेरिया। ठीक है, अब हम सुजाक की बात करें, है ना। सुजाक कैसे होता? तो क्या लिखोगे कि यह रोग नाइसेरिया गुनेरिया नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, सुजाक हो गया। तो आप लिख सकते हो पैथोजेंस की, है ना, पैथोजेंस की बात, यानी कि रोग कारक, रोग जनक, रोग जनक को हम क्या कहते हैं? पैथोजन। क्या बोलते हैं? पैथोजन। तो क्या लिखोगे इसमें? यह रोग, है ना, यह रोग नाइसेरिया नाइसेरिया गुनेरिया नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, नामक किससे? जीवाणु। तो नामक जीवाणु से, ठीक है, नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, नाइसेरिया गुनेरिया नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, तो ये एक यौन संचारित रोग का नाम लिखें। अब इसके हम रोकथाम एवं उपाय की बात करें, है ना। क्या करते हैं? रोकथाम एवं उपाय की बात करते हैं कि आप रोकथाम एवं उपाय में क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आगे हेडिंग क्या डालोगे? इसके आगे आप हेडिंग डालोगे रोकथाम एवं उपाय। क्या डालोगे? रोकथाम के, है ना। क्वेश्चन क्या है कि रोकथाम, ठीक है, रोकथाम के उपाय। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हेडिंग क्या डालोगे? रोकथाम के उपाय। ठीक है, रोकथाम के उपाय। ठीक है, अब रोकथाम के उपाय में सबसे पहली पॉइंट आप क्या लिखोगे? सबसे पहली पॉइंट आप लिखोगे इसके अंतर्गत कि अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, क्या लिखोगे? अनजान तथा, ना पहली पॉइंट, अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ, अनेक
व्यक्ति के साथ यानी व्यक्तियों के साथ, तो व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क, लैंगिक संपर्क या लैंगिक संपर्क या शारीरिक संबंध, शारीरिक, ठीक है, तो शारीरिक संबंध, संबंध, ठीक है, संबंध नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, नहीं बनाना चाहिए, ठीक, ओके, ठीक है। आगे क्या लिखोगे? मैथुन के समय अवरोध विधियां जैसे कंडोम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखोगे? मैथुन के समय कंडोम का यूज किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, मैथुन के समय, ठीक है, मैथुन क्रिया के समय कंडोम का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या उपयोग किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय अगर हम कंडोम का यूज करेंगे तो ये जो यौन संचारित रोग है, इस रोग से बचा जा सकता है, ठीक है। इस रोग से हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। आगे क्या लिखोगे? सदैव, है ना, लोगों को यौन या लैंगिक संचारित रोगों में जागरूक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को यौन संचारित रोगों के बारे में, संचारित रोगों के बारे में जागरूक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए, यानी कि लोगों को ये बताना चाहिए कि ये ऐसे बीमारी होती है, तो इस बीमारी में या इस तरीके से अगर हम कार्य को करेंगे तो हम यौन संचारित रोग से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आप इतना लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उल्भेदन पर टिप्पणी कीजिए। उल्भेदन पे टिप्पणी कीजिए। तो उल्भेदन पे क्या लिखोगे कि यह जन्म पूर्व, जन्मजात या आनुवंशिक रोग के निदान की तकनीक है, ठीक है। क्या लिखोगे? यह जन्म पूर्व, यह जन्म पूर्व, तो यह जन्म पूर्व या, ठीक है, जन्म पूर्व, ठीक है, जन्म पूर्व, जन्मजात या आनुवंशिक विकार की तकनीक है, ठीक है। क्या है? आनुवंशिक विकार की तकनीक है, ओके। आनुवंशिक विकार की क्या है? तकनीक है, ठीक है। इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग गर्भस्थ शिशु के, ठीक है, जो गर्भस्थ क्या होगा? शिशु, तो इसका उपयोग गर्भस्थ शिशु के, ठीक है, गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिक विकार, ठीक है, आनुवंशिक विकार या उपापचयी क्रियाओं के, ठीक है, आनुवंशिक विकार या उपापचयी समानता या असमानताओं का, समानता या असमानताओं का और सामान्यताओं का, ठीक है, समानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पता लगाने के लिए क्या
क्या होता है, किया जाता है। तो किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, ये जो यहाँ पे उलभेदन की क्रिया है। ठीक है। भ्रूण भ्रूण गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव में तैरता है। ठीक है। और इंजेक्शन की सहायता से एमनियोटिक द्रव का नमूना लेकर इसमें उपस्थित कोशिकाओं का संवर्धन करके गुणसूत्र की असमानताओं का भी निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, ताकि घातक रोग अथवा गंभीर अवस्थाओं में ये सारी चीज़ें हो सके। तो आप इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें लिखो, क्योंकि क्या होगा, इनमें जो हमारा भ्रूण है वो होता है कवर, है ना, जो हमारा भ्रूण होता वो होता है अमनियोटिक द्रव्य में तैरता रहता है। तो इंजेक्शन के थ्रू उस अमनियोटिक द्रव्य को लिया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं, इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, ये उलभेदन पे आपको टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। अब परिवार नियोजन पे टिप्पणी लिखिए, यानी कि परिवार नियोजन पे आपको क्या करने हैं, टिप्पणी लिखनी है। कैसे हम परिवार नियोजन से बच सकते हैं, कौन सी विधियां को हम अपनाएंगे तो हम परिवार नियोजन से बच सकते हैं। ठीक है, तो परिवार नियोजन पे टिप्पणी लिखें। देखो, अगर हम परिवार नियोजन की बात करें, है ना, परिवार नियोजन की यानी कि कैसे परिवार नियोजन की विधियां होती है, तो उनमें बहुत सारे ऐसे तकनीक चलाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे नारे लगाए गए हैं जिसकी वजह से हम इन विधियों से बच सकते हैं, है ना। तो परिवार नियोजन पे टिप्पणी लिखी, यानी कि परिवार नियोजन की कौन सी विधि है, किस विधि का हम यूज करेंगे तो इससे हम बच सकते हैं। ओके, तो देखो, अगर हम परिवार नियोजन की बात करें तो क्या लिखोगे, परिवार नियोजन की, ठीक है, परिवार नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई विधियां जन्म नियंत्रण तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रभावकारी होती है। और परिवार नियोजन की दो विधियां होती है। ठीक है, अगर हम परिवार नियोजन की विधि की बात करें तो यहाँ पे इसकी दो विधि है। क्या क्या है, देखो, इस विधि की दो विधि है। ठीक है, अब दो विधि कौन है, देखो, इनमें एक आता है अस्थाई विधि, एक क्या आता है, अस्थाई विधि। ठीक है, अस्थाई विधि। ठीक है, और दूसरे में क्या आता है, अस्थाई विधि। ठीक है, अस्थाई विधि। अब इसी चीज को यहाँ पे आपको शॉर्ट तरीके से आपको मेंशन करने। अब अगर हम अस्थाई विधि की देखें, है ना, अगर हम अस्थाई विधि को देखें कि क्या क्या है इस अस्थाई विधि की विधियां, है ना, क्या इसकी विधि है। ठीक है, अगर हम अस्थाई विधि को देखें तो इनमें इसकी कई सारी विधियां आती हैं। जैसे देखो, कई विधियां आएंगी, कौन कौन से, और ये हर एक विधि का नाम याद रखना। ठीक है, देखो, पहले अगर इनमें बात करें, कई सारी आती है। पहले की बात करें तो इनमें आती है प्राकृतिक विधि। क्या आएगी, प्राकृतिक, न प्राकृतिक विधि आती है, न क्या आएगी, प्राकृतिक विधि। ठीक है, दूसरी इसमें आती है रोध। ठीक है, क्या आता है, रोध विधि आता है। इसके बाद आता है रासायनिक विधि। कौन सी, रासायनिक विधि। ठीक है, उसके बाद कुछ गोलियां, रासायनिक विधि में आपकी गोलियां आ जाती हैं, टीके आते हैं, कुछ वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ अंतः गर्भाशयी युक्ति। क्या, अंतः गर्भाशयी युक्ति। ये सभी जो विधियां हैं ये परिवार नियोजन की विधियां। तो परिवार नियोजन की विधि की बात करें, अस्थाई विधि और अस्थाई विधि, जिसमें प्राकृतिक विधि रोध। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर अस्थाई विधि की बात करें तो यहाँ पे रोध में, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का आता है, मेल प्लस फीमेल दोनों में बैरियर यूज होता है। जैसे अगर मेल की बात करें तो इनमें कंडोम यूज होता है। ठीक है, और फीमेल का डायाफ्राम, क्या, डायाफ्राम यूज करते हैं। ठीक है, रासायनिक विधि में जैसे पिल्स होती हैं, है ना, क्या होगा, पिल्स होगा, जो गोलियां होती है, जैसे माला डी हो गया, है ना, माला डी हो गया, और सहेली। टीके में कुछ वैक्सीन लगाए जाते हैं। और अंतः गर्भाशय युक्ति में हमेशा याद रखना कापर टी, है ना, कापर
375, ये जो मल्टी लोड 375 है ना, सीएनजी, ये सभी ये जो होते हैं अंतर्गर्भाशय युक्ति में। तो आपको परिवहन नियोजन की विधि में इन सभी चीज़ों को शॉर्ट तरीके से समझा देना है कि ये तरीका है, ये यूज करेंगे तो हम इस विधि से बच सकते हैं। ओके, चलिए, बंधक से आप क्या समझते हैं और किन्हीं दो विधियों का नाम बताइए। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान देना, स्थायी विधि में शल्य क्रिया आता है जिसमें ऑपरेशन है ना, शल्य क्रिया जो ऑपरेशन होता है, जो महिला पुरुष दोनों होता है, जो कि यहाँ पे है कि बंधक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विधियों के नाम बताएं। बंधक से आप क्या समझते हैं और किन्हीं दो विधियों के नाम बताएं ना, ये बंधक क्या है और इनसे आप क्या समझते हैं और किन्हीं दो विधियों के नाम बताएं। ठीक है, क्या लिखोगे कि बंध्यकरण को है ना, बंध्यकरण को, इस विधि को बंध्यकरण या नसबंदी कहते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, इस विधि को है ना, इस विधि को नसबंदी भी कहते हैं। ठीक है, नसबंदी भी कहते हैं। ओके, इस विधि में ठीक है, इस विधि में क्या किया जाता है, तो इस विधि में जनन वाहिनियों के किसी स्थान पर काटकर या बांधकर, जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काटकर या बांधकर, ठीक है, इस विधि में जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काट कर या बांधकर, काटकर या बांधकर, ठीक है, इस विधि को नसबंदी भी कहते हैं। और इस विधि में जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काटकर या बांधकर जननों से निकलने वाले युग्मक के मार्ग को अवरुद्ध किया जाता है। ठीक है, जननों से निकलने वाले किससे, जननों, तो जननों से निकलने वाले, ठीक है, तो जननों से निकलने वाले युग्मक के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है। क्या अवरुद्ध, तो मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, अवरुद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, जो मार्ग होगा उस मार्ग को क्या किया जाता है, उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जनन क्षमता को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की सर्वाधिक सफल विधियां है। और ये जनन क्षमता को, ठीक है, और ये जनन क्षमता को अस्थायी रूप से, ठीक है, किससे, अस्थायी रूप से, है ना, इसको अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की सर्वाधिक सफल विधि है। तो अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की, ठीक है, अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की, अवरुद्ध करने की सर्वाधिक सफल विधि है। सर्वाधिक क्या है, सफल विधि है। ठीक है, क्या है, सर्वाधिक सफल विधि है, यानी कि एक सर्वाधिक और सफल विधि है। तो पुरुष में नसबंदी को वैक्सोटॉमी और महिलाओं में टोबैक्टॉमी कहते हैं। ठीक है, तो पुरुष में नसबंदी को, ठीक है, नसबंदी को
वैक्सीटॉमी, वैक्सीटॉमी एवं महिलाओं में, एवं महिलाओं में, महिलाओं में टुबैक्टॉमी, टुबैक्टॉमी कहते हैं। क्लियर? ओके, हो गया। तो यही आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि बंधनगढ़ से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विधियों का नाम बताइए। तो आपने क्या लिखा, इस विधि को नसबंदी भी कहते हैं। इस विधि में जनन वाहिनियों को किसी स्थान से पर काटकर या बांधकर जंतु से निकलने वाले युग्मक के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है और ये जनन क्षमता को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की सर्वाधिक सफल विधि है। और पुरुष में नसबंदी को वैक्सोटॉमी और महिलाओं में टुबैक्टॉमी कहते हैं। यानी पुरुष जो कराएगा उसको वैक्सोटॉमी और महिलाओं में जो होगी उसको टुबैक्टॉमी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। बेटा सेम यही क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों का विवेचना कीजिए। यानी कि गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि और अस्थायी विधि है ना, यहाँ पे जो दोनों विधियां हैं है ना, इनमें जो दोनों विधियां आएंगी कौन सी, एक अस्थायी और दूसरी, एक अस्थायी विधि और दूसरी अस्थायी विधि है ना, एक अस्थायी और दूसरी अस्थायी विधि। जो दोनों विधि, अस्थायी विधि के बारे में पूरा, यानी कि जो शल्य क्रिया अस्थायी विधि और जो दूसरा है अस्थायी विधि, अस्थायी विधि के बारे में, दोनों के बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, दोनों के बारे में क्या करोगे आप, बेटर तरीके से लिखोगे कि क्या क्या है, किस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीपी क्या है और इसके सुरक्षित एवं घातक कालीन समय का उल्लेख करें। एमटीपी क्या है, एमटीपी का क्या है और उसके, ठीक है, इसके सुरक्षित एवं घातक काल के समय का वर्णन करें। यानी एमटीपी हम किसे कहते हैं, तो बेटा क्या बोलोगे, गर्भावधि या गर्भकाल का आशय गर्भधारण के समय जनन के भ्रूण के विकास काल से है। तो भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भपात की अनुमति के लिए गर्भधारण की अधिकतम अवधि 20 सप्ताह निर्धारित की गई है, जिससे बाद भ्रूण का गर्भपात वैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। यानी कि अगर इसमें हम बात करें कि मैं आपको समझा दे रही हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है कि एमटीपी, एमटीपी का मतलब है गर्भपात कराना है ना, एमटीपी का मतलब है गर्भपात कराना, गर्भपात कराना। गर्भपात क्यों, यानी कि इसकी कई सारी कंडीशंस होते हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, अनचाहा गर्भ ना, अनचाहा गर्भ हो सकता है। अनचाहा गर्भ, अनचाहा गर्भ का मतलब कि जो कपल्स है वो गर्भ को नहीं चाहते, बच्चे नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने जितनी भी विधियां का है ना, जो भी अस्थायी विधि था उस अस्थायी विधि का यूज किया, लेकिन फिर भी वो महिला क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको क्या कराना, अनचाहा गर्भ को गिराना। या हम रेप केस, ठीक है, क्या हो सकता है दूसरा, रेप केस, यानी कि जो बलात्कार केस होता, रेप केस हुआ और जिस लड़की के साथ हुआ या जिसके साथ हुआ वो क्या हो गई, क्या हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई। या अगली कंडीशन, भ्रूण में आनुवंशिक विकार, भ्रूण में आनुवंशिक विकार, यानी जो बच्चा है वो किसी भी आनुवंशिक विकार से जूझ रहा हो ना, आनुवंशिक विकार से क्या हो, वो जूझ रहा है। आनुवंशिक विकार एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, जैसे हो गया डाउन सिंड्रोम, एग्जाम्पल क्या है, डाउन सिंड्रोम, क्या है, डाउन सिंड्रोम, जिसको हम कहते हैं मंगोलियन जड़ता है ना, टर्नन सिंड्रोम, ये सभी इसके रीजन होते हैं। टाइम क्या होता है, देखो इसको हम 12 सप्ताह ना, 12 सप्ताह का जो भ्रूण है उसको सुरक्षित काल माना जाता है, या 3 मंथ से कम, 3 मंथ का कम भ्रूण है तो ये एमटीपी कराने की सलाह दी जाती है। ठीक है, 3 मंथ से कम, तो इन्हीं सभी चीजों को क्या करना है आपको इसमें लिख देने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परखनली शिशु किसे कहते हैं, परखनली शिशु किसे कहते हैं, तो परखनली शिशु किसे कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात अंडे का निषेचन प्रयोगशाला में शरीर के बाहर किया जाता है। ठीक है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ,
यहाँ पे समझा दे रही हूँ, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको लिखना। ठीक है, ठीक है। परखनली शिशु कहते हैं। देखो, परखनली शिशु को एक नाम और देते हैं, उसका नाम क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। परखनली शिशु को हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। आप टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है ध्यान दो। देखो, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इनमें यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं IVF। IVF, IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन वाइट्रो या विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, मैं आपको समझा दे रही हूँ, आपको लिखना है। यानी जिसको हम कहते हैं स्वपात्र निषेचन, इसको हिंदी में हम कहते हैं, हिंदी में स्वपात्रे, क्या? स्वपात्रे निषेचन। स्वपात्रे निषेचन क्या बोलते हैं? स्वपात्रे निषेचन कहते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब बेबी के अंतर्गत क्या होता है, कौन सी क्रिया यहाँ पे संपन्न होती है, ध्यान देना। देखो, अगर हम स्वपात्र निषेचन की, यानी कि ये या तो है ना एक ऐसी महिला है ना, एक मेल है, ठीक है, एक मेल है और उस क्या है, एक फीमेल है, तो इनमें दो कंडीशन होती है। यानी जो महिला है, या तो इसमें अंडे न बन रहे हों, ठीक है, या तो इसमें अंडे का न बनना, या ये निषेचन योग्य वातावरण नहीं दे सकती। तो इस कंडीशन में प्रयोगशाला में अंडाणु को लेके, शुक्राणु को लेके, दोनों को एक दूसरे में संलेत किया जाता है। जायगोट बनता है, यानी 8 कोष की अवस्था तक, है ना, जायगोट बना, और जायगोट से जो 8 कोष की वाले अवस्था भ्रूण को, है ना, जो 8 कोष की वाला अवस्था जो भ्रूण होता है, उसको गर्भाशय में, जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय में इसको क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है। क्या किया जाएगा? इसको गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, जब गर्भाशय में रोपित किया जाता है तो वो महिला क्या करती है? एक स्वच्छ शिशु को जन्म देती है, और इसी विधि को हम कहते हैं परखनली शिशु कहते हैं। ये विधि हमारी क्या कहलाती है? इस पूरी विधि को हम कहते हैं परखनली शिशु, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संक्षेप में GIFT तकनीक का वर्णन करें। संक्षेप में GIFT तकनीक का वर्णन करें, यानी कि अभी GIFT तकनीक क्या है, इस तकनीक का वर्णन करें। तो देखो, GIFT में क्या होगा कि इस तकनीक द्वारा शुक्राणु तथा अनिषेचित अंड को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है, और निषेचन के अंत्य निषेचन कहते हैं, और निषेचन को जीवे निषेचन कहते हैं, जो मादा शरीर के अंदर होता है, और इस प्रकार जाइगोट का आगे विकास मादा के शरीर में अंदर होता है। यानी GIFT का फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखो, ये तकनीक किसके लिए यूज है? इस तकनीक का जो यूज है, इस तकनीक का यूज एक ऐसी महिला के लिए किया जाता है जिसमें अंडे का निर्माण ना हो। तो देखो, इस तकनीक में क्या किया जाएगा, ये जो महिला का ये पार्ट है, ये जो उसका क्या है, ये जनन तंत्र है ना। अब इस तकनीक में क्या होता है कि किसी दाता महिला से, ठीक है, किसी भी दाता महिला से शुक्राणु को लेके और के अंडाणु को लेके डायरेक्ट यहाँ पे इसको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर आगे इनका निषेचन होता है। इस तकनीक को हम कहते हैं जीवे निषेचन, और यह विधि जो होती है उसको हम कहते हैं GIFT तकनीक, यानी कि गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी युग्मक का अंत फैलोपियन स्थानांतरण, ना युग्मक का अंत फैलोपियन स्थानांतरण। तो ये सब इजी टॉपिक है, आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने करनी है, ठीक है, ओके। तो ये जो आज की क्लास के सभी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी है, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी को ये जो आज की क्लास है, देखो मेरा सॉल्व कराने का मतलब मकसद ये था कि ये इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है, मैंने कई बार आपको करा दिया है, आप कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अगर किसी भी आपको ना समझ में आया होगा तो जो भी आपका मत होगा आप कमेंट में बताना। ओके, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपसे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।